को थोड़ा रीड करते हैं, थोड़ा रिवाइज करते हैं और थोड़ा रोस्ट करते हैं। चलिए, तो कुछ भी नहीं पढ़ा था ना हमने एनसीईआरटी में अभी तो। चलिए, दिखाई दे रही है सबको एनसीईआरटी यहाँ पे। हमारा चैप्टर का नाम है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। अच्छा, अगले क्लास में ये पूरा खत्म हो जाएगा, है ना। अगले क्लास में डाउट्स वगैरह भी हो जाएंगे, फिर हम इसका मैच भी लेंगे और इसके बाद हम ना मूवमेंट एंड लोकोमोशन स्टार्ट करेंगे। ये चैप्टर अभी हुआ नहीं है ना, मूवमेंट एंड लोकोमोशन। चलिए, तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन मैच कब लेंगे, अनाउंस कर दूंगा मैं आपको, मैच जब भी लेना होगा, है ना। चलिए, तो पढ़ते हैं एनसीईआरटी। एनिमल्स एक्यूमुलेट करते हैं अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब चीजें एक्सेस में जब एक्यूमुलेट हो जाती है, देखिए कौन कौन सी, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और आयंस जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, फॉस्फेट, सल्फेट, ये कैसे एक्यूमुलेट हो जाते हैं हमारी बॉडी में। क्या होता है, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस चलती है ना जब हमारी बॉडी में, तो ये चीजें एक्यूमुलेट होती हैं, बनती हैं। तो इनमें से कुछ चीजें तो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं। कौन कौन सी चीजों को हम एक्चुअली बाहर निकालेंगे, या तो वेस्ट प्रोडक्ट्स, इनको एक्सक्रीट किया जाता है, या फिर जो चीजें एक्सेस में होती हैं, है ना। दो तरह की चीजें एक्सक्रीशन से बाहर निकाली जाती हैं। तो अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, ये सब वेस्ट प्रोडक्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड भी वेस्ट है, जबकि वाटर और आयन एक्सेस में है, तो इनको बाहर निकालना है। तो ये कैसे एक्यूमुलेट होते हैं हमारी बॉडी में ये चीजें, या तो ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज से जो हमारे बॉडी में चलती हैं, या फिर हम कोई चीज ज्यादा खा ले, तो इंजेक्शन मतलब ज्यादा ले ली तो अंदर, है ना। तो इनको ना रिमूव करना होता है, कुछ को टोटली और कुछ को पार्शियली। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कैसे इन सब्सटेंस को हम बॉडी से बाहर निकालते हैं। स्पेशल इंफोसिस किस पे देंगे हम, जो कॉमन नाइट्रोजनस वेस्ट होती है जैसे अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, है ना, इनको कैसे रिमूव किया जाता है। तो ये मेजर है, तीन वेस्ट प्रोडक्ट्स, अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। इन तीनों में से जो एनिमल्स एक्सक्रीट करते हैं, इनमें से अमोनिया जो होती है सबसे ज्यादा टॉक्सिक होती है, लेकिन सबसे ज्यादा सॉल्युबल भी होती है, पर सबसे ज्यादा टॉक्सिक होने के कारण उसको सबसे ज्यादा पानी चाहिए होता है अपने एलिमिनेशन के लिए। जबकि यूरिक एसिड जो होता है वो सबसे कम टॉक्सिक होता है, इसलिए उसे सबसे कम पानी के नुकसान के साथ एक्सक्रीट किया जा सकता है। ठीक है, ये बातें आपको पता है। फिर जो अमोनिया एक्सक्रीट करने की प्रोसेस होती है, इसको हम कहते हैं अमोनोटेलिज्म। अब अमोनोटेलिक के एग्जांपल कौन कौन से हैं, जैसे कई बोनी फिशेज हैं, एक्वेटिक एम्फीबिया जैसे टेडपोल वगैरह है, एक्वेटिक इंसेक्ट्स हैं, ये सब ना अमोनोटेलिक होते हैं। क्योंकि अमोनिया एकदम रेडली सॉल्युबल होती है ना, तो वो बॉडी सरफेस या गिल सरफेस के थ्रू डिफ्यूज हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ अमोनियम आयंस, तो बॉडी सरफेस से डिफ्यूज हो जाती है। किडनी कोई खास रोल अमोनिया के एक्सक्रीशन में प्ले नहीं करती है। किडनी डू नॉट प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन इट्स रिमूवल। किसका रिमूवल, अमोनिया, है ना। लेकिन जब हम जमीन पर रहने आए दोस्तों, तो टेरेस्टेरियल एडॉप्टेशन में हम पानी कम बर्बाद कर सकते थे, तो हमने लेस टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट जैसे कि यूरिया और यूरिक एसिड बनानी शुरू करी अमोनिया की जगह। ठीक है, तो बहुत सारे मैमल्स, कई टेरेस्टेरियल एम्फीबियंस जैसे फ्रॉग वगैरह, कई मैराइन फिशेस, ये सब ना यूरियोटेलिक होती हैं क्योंकि ये यूरिया एक्सक्रीट करती हैं। ठीक है, तो कैसे यूरिया बनाते हैं हम, तो जो अमोनिया, एनिमल सेल्स की वेस्ट प्रोडक्ट तो अमोनिया ही होती है, तो अमोनिया जो मेटाबॉलिज्म से प्रोड्यूस होती है उसको यूरिया में कन्वर्ट कर दिया जाता है इन द लिवर ऑफ दीज एनिमल्स। तो अमोनिया यूरिया में कहाँ कन्वर्ट होती है, लिवर में। देखो ये सब कितना ईजी लग रहा है, इसलिए मैं एनसीईआरटी एंड में पढ़ाता हूँ। और कई लोग तो ना एनसीईआरटी पढ़ाने में पूरे 4 दिन निकाल देते हैं, हम अभी इसको 1 घंटे में खत्म कर देंगे क्योंकि हम ये सब अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो एनसीईआरटी पढ़ने का तरीका यही होता है, लास्ट में पढ़ो और आपको लगेगा कि सब कुछ कितना ईजी है, सब पता है मुझे, वरना आप एक एक लाइन को बैठे बैठे घूरते रहोगे, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, उसी में आपके ना 4-5 लेक्चर बर्बाद हो जाएंगे। जो लोग सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ाते हैं उनकी बात कर रहा हूँ, तो पढ़ते तो हम भी एनसीईआरटी ही हैं, लेकिन हम एनसीईआरटी को बेहतर तरीके से पढ़ते हैं, है ना। तो यही तरीका है इसको पढ़ने का। तो अमोनिया जो है प्रोड्यूस होती है मेटाबॉलिज्म से, अमोनिया जो मेटाबॉलिज्म प्रोड्यूस होती है उसको यूरिया में कन्वर्ट हम लिवर में कर देते हैं, और लिवर में कन्वर्ट कर देने के बाद इसको फिर लिवर से हेपेटिक वेन से बाहर आ जाती है ब्लड में, फिर ये किडनी में पहुंचती है, वहां से एक्सक्रीट कर दिया जाता है। हालांकि कुछ यूरिया रिटेन हो जाती है किडनी में, ताकि ना किडनी की मेडुला ज्यादा गाढ़ी हो सके, याद है आपको। ठीक है, अब इसके अलावा एक और जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो है यूरिक एसिड। तो रेप्टाइल, एवीज, लैंड स्नेल, इंसेक्ट्स, ये सब जो है ना अमोनिया को यूरिक एसिड में बदलते हैं, क्योंकि यूरिक एसिड में मिनिमम लॉस ऑफ वाटर होगा, और इन जानवरों को हम कहते हैं यूरिकोटलिक। तो मैंने आपको अमोनोटलिक, यूरियोटलिक और यूरिकोटलिक तीनों तरह के जानवरों के बारे में बताया। आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं, जब हम एनिमल किंगडम पढ़ेंगे, अभी तो हमने पढ़ा नहीं है, पर जब हम एनिमल किंगडम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि बहुत सारे वैरायटी ऑफ एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं एनिमल किंगडम में। जैसे कि ज्यादातर जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनके अंदर सिंपल टिब्यूल जैसा स्ट्रक्चर होता है, इनवर्टिब्रेट्स, जिसके थ्रू है ना एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बाहर आती है। जबकि वर्टिब्रेट्स में ना कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर ऑर्गन होता है, बहुत सारे ट्यूब्यूल से मिलकर बना हुआ ऑर्गन, जिसे कहा जाता है किडनीज। तो कुछ सिंपल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स फिर उन्होंने मेंशन करे हैं जो हम बाद में पढ़ेंगे, जैसे फ्लेम सेल्स या प्रोटोनेफ्रीडिया, ये प्लेटीहेलमिन्थीस में पाए जाते हैं, फ्लैटवर्म्स में, रोटिफर्स में, और कुछ एनिलिडा में भी।
और कुछ सेफेलोपोडेट्स में भी। ये सब क्या है ये बाद में आएगा समझ में आपको। तो ये जो प्रोटोनेफ्रीडिया होते हैं लोअर एनिमल्स के अंदर, ये मेनली आयनिक या फ्लूइड वॉल्यूम रेगुलेशन से या ऑस्मो रेगुलेशन से रिलेटेड होते हैं। इसके बाद भाइयों बहनों नेफ्रीडिया भी एक ऑर्गन्स है जो एनेलिड्स में पाए जाते हैं। नेफ्रीडिया जो होते हैं ना, ये भी वही काम करते हैं बॉडी फ्लूइड बैलेंस मेंटेन रखना, लेकिन साथ में ये नाइट्रोजनस वेस्ट भी रिमूव करते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों आते हैं इंसेक्टा वगैरह, उनके अंदर ना मालपीजियन ट्यूब्यूल्स नाम के एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं, और ये भी दोनों काम करते हैं, यानी रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट और साथ में ऑस्मो रेगुलेशन भी। इनके अलावा एक और तरीके के ग्लैंड्स, ये सब बाद में पढ़ाए जाएंगे आपको एनिमल किंगडम में, एंटीनल ग्लैंड्स या ग्रीन ग्लैंड्स, ये पाए जाते हैं क्रस्टेशियंस में जैसे कि प्रॉन में। तो ये पूरा का पूरा पैराग्राफ अभी आपके ऊपर से निकल जाएगा, क्योंकि ये मैंने अभी नहीं पढ़ाया है। वैसे तो आपको आता होगा पर मैंने नहीं पढ़ाया इसलिए मैं मानता हूं। तो इसको हम ना कहाँ पढ़ेंगे या कहाँ समझ लेंगे, जब हम एनिमल किंगडम पढ़ेंगे। चलिए अब हम यहाँ पे सीधा बात कर रहे हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम की, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो अगर हम ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम को देखें तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या चीजें होती हैं देखिए। एक जोड़ा किडनीज होती हैं, एक जोड़ा यूरेटर होते हैं, एक यूरिनरी ब्लैडर होता है और एक यूरेथ्रा। ये देखिए, ये दोनों किडनीज हैं, ये दोनों यूरेटर हैं, फिर ये एक यूरिनरी ब्लैडर और फिर ये आगे एक यूरेथ्रा। ठीक है, किडनीज का कलर वगैरह बताया हुआ है कि रेडिश ब्राउन होता है, और ये बीन शेप होती है। ये सिर्फ मैमल्स की विशेषता है, बीन शेप किडनी। कहाँ होती है? T12 और L3 के बीच में। कहाँ पे? पीछे वाली दीवार के पास। इसलिए किडनी का ऑपरेशन करते हैं तो चीरा पीछे से लगाते हैं, डॉर्सल बॉडी वॉल के। रिट्रोपेरिटोनियल होती है क्योंकि चारों तरफ पेरिटोनियम की वॉल इनके, पेरिटोनियम की लेयर इनके नहीं होती। ये यहाँ नहीं लिखा है पर मैंने आपको बताया था। किडनी के डायमेंशन दिए हैं, 10 सेंटीमीटर बाय 5 सेंटीमीटर बाय 3 सेंटीमीटर। वेट होता है करीब 120 से 170 ग्राम। ये बातें आपको याद रखनी है। और अंदर की तरफ यहाँ पे एक हाइलम होता है, देखो ये इधर भी है इधर भी है, इसको हम हाइलम कहते हैं। हाइलम क्या है? जैसे किडनी है ना, राजमे की फली में जो गड्ढा जैसा होता है ना राजमे जैसा, ये हाइलम है। ठीक है। तो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द इनर कनकेव सरफेस a notch called hilum is present, जिसके थ्रू यूरेटर बाहर आता है और ब्लड वेसल्स अंदर घुसती हैं, नर्व अंदर घुसती है और वेन बाहर आती है, रीनल वेन। ठीक है, एक किडनी का वेट लिखा हुआ है यहाँ 150 ग्राम। एक किडनी के डायमेंशन दिए हैं, कैसे सवाल पूछ रहे हो? दोनों किडनियों का जोड़ के बताएंगे क्या? तो हाइलम के अंदर एक ब्रॉड फनल शेप स्पेस होता है, इसको हमने कहा रीनल पेल्विस। पेल्विस वो वाला हिस्सा है जो किडनी से यूरिन कलेक्ट करता है, ये देखिए। ये वाले हिस्से को हम पेल्विस कहते हैं। और पेल्विस किस में ब्रोकन डाउन होता है या पेल्विस किस में डिवाइडेड होता है? कैलिक्स में, माइनर कैलिक्स और मेजर कैलिक्स। ठीक है, ठीक है। इसके बाद अगली चीज, किडनी के बाहर ना एक टफ कैप्सूल होता है, रीनल कैप्सूल। और किडनी के अंदर दो जोन होते हैं, बाहर वाला कॉर्टेक्स और अंदर वाला मेडुला। जो अंदर वाला होता है यानी कि मेडुला होता है, मेडुला किस में डिवाइडेड होता है? पिरामिड्स में। ये पिरामिड्स कैलिक्स में प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं। ये डायग्राम भी मैं आपको दिखा दूंगा, अभी पहले भी दिखाया था। और कॉर्टेक्स के जो एक्सटेंशन मेडुला के बीच में होते हैं, इन्हें हम कहते हैं रीनल कॉलम ऑफ बर्टली। तो ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये वाले हिस्से जो है ये मेडुला है और बाहर वाला हिस्सा ये कॉर्टेक्स है। और रीनल कॉलम ऑफ बर्टनी कहाँ है इस डायग्राम में? ये रहे, देखो लिखा हुआ है वहां पे, मेडुला पिरामिड के शेप में, बाहर वाला कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स चारों तरफ ऐसे भी है, और बाहर की कवरिंग को हम कहते हैं रीनल कैप्सूल। कॉर्टेक्स जिसमें खुलते हैं वो कहलाते हैं कैलिक्स। ये हिस्सा हाइलम है जहाँ से सब चीजें आ रही हैं, रीनल आर्टरी अंदर घुस रही है, रीनल वेन बाहर आ रही है, और यूरेटर ये बाहर आ रहा है। ये वाइड पोर्शन जो कैलिक्स से यूरिन कलेक्ट करता है इसे हम कहते हैं पेल्विस। ठीक है, आगे बात करते हैं किडनी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट की। स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जो होती है किडनी की, इन्हें कहा जाता है नेफ्रॉन्स। हर नेफ्रॉन के दो हिस्से होते हैं। अब यहाँ पे ना इन्होंने एनसीईआरटी ने नेफ्रॉन को थोड़ा अलग ढंग से समझाया है। समझाया वही जो हमने समझाया, बस थोड़ा सा तरीका अलग है। क्या अलग है देखते हैं। ये कहते हैं नेफ्रॉन के दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट तो ये होता है जिसे ग्लोमेरुलस कहा जाता है ना, बोमेन कैप्सूल, और एक ये है ट्यूब्यूल। अब बताओ, ग्लोमेरुलस तो ब्लड वेसल का हिस्सा है ना, तो एक तो ये कहते हैं ग्लोमेरुलस नेफ्रॉन का हिस्सा है ना। चलो मान लेते हैं, तो एक पार्ट तो ये हो गया। ठीक है, और दूसरी चीज जो है वो है रीनल ट्यूब्यूल। तो ग्लोमेरुलस और रीनल ट्यूब्यूल ये दो हिस्से होते हैं इनके हिसाब से। तो ग्लोमेरुलस तो ये ऊपर वाला हिस्सा है जो ब्लड वेसल का हिस्सा है, और रीनल ट्यूब्यूल में फिर ये नेफ्रॉन आता है, ये वाला हिस्सा आता है, बोमेन कैप्सूल, पीसीटी, हेनले का लूप और डीसीटी। तो यहाँ पे लिखा है जैसे कि जो रीनल ट्यूब्यूल है
उसमें सबसे पहले कप शेप स्ट्रक्चर आता है, बोमन कैप्सूल ये पढ़ा था हमने, जो ग्लोमेरुलस को ऐसे कवर किए होता है। ग्लोमेरुलस और बोमन कैप्सूल को साथ में माल्पीजियन कॉर्पस्कल कहा जाता है, जिसको इन्होंने माल्पीजियन बॉडी या रीनल कॉर्पस्कल लिखा है। एक ही बात है, पर ज्यादा सही नाम है माल्पीजियन कॉर्पस्कल। ठीक है, तो ये कह रहा था माल्पीजियन कॉर्पस्कल। बाद में ये जो बोमन कैप्सूल वाली ट्यूब्यूल है, ये आगे एक हाईली कॉइल्ड ट्यूब्यूल बनाती है, जिसे कहा जाता है पीसीटी। तो ये देखिए, ये एफरेंट आर्टेरियल, ग्लोमेरुलस और इफरेंट आर्टेरियल, जबकि ये रीनल ट्यूब्यूल का बोमन कैप्सूल, और ये इसके बाद पीसीटी। ये देखिए यहाँ से पीसीटी जा रही है। पीसीटी के बाद फिर आपको पता है हेलेंस लूप आएगा। हेलेंस लूप के दो हिस्से हैं, पहले वाला जो है वो डिसेंडिंग लिम्ब है, और डिसेंडिंग, और उसके बाद फिर ये ऐसे जा रहा है ऊपर, ये है असेंडिंग। असेंडिंग लिम्ब के बाद में डीसीटी में खुलेगा जाके, और डीसीटी बाद में कलेक्टिंग डक्ट में। बट कलेक्टिंग डक्ट नेफ्रॉन का हिस्सा नहीं है, बहुत सारे डीसीटी एक कलेक्टिंग डक्ट में खुलते हैं। देखिए ये खुल रहा है, ये खुल रहा है, ये खुल रहा है, ऐसे। तो पीसीटी के बारे में देखिए यहाँ क्या लिखा है। पीसीटी के बाद आता है हेयर पिन शेप हेलेंस लूप, इसके दो लिम्ब है, डिसेंडिंग और असेंडिंग। जो उसका असेंडिंग लिम्ब है, उसके बाद वो फिर से हाईली कॉइल्ड ट्यूब्यूल यानी डीसीटी में कंटिन्यू हो जाता है। और डीसीटी जो है, बहुत सारे नेफ्रॉनों की डीसीटी मिलकर एक कलेक्टिंग डक्ट में खुलती है, और कलेक्टिंग डक्ट जो है वो ओपन होता है रीनल पेल्विस में थ्रू मेडुलरी पिरामिड्स। कलेक्टिंग डक्ट असल में डक्ट ऑफ बेलनी में खुलता है, जो मैंने नहीं बताया, डक्ट ऑफ बेलनी रीनल पेपिला में खुलती है। रीनल पेपिला फिर कैलिक्स में आके खुलती है, जो इन्होंने कुछ बीच में गायब किया हुआ है। खैर, ये देखिए यहाँ पे ये एफरेंट आर्टेरियल, ये ग्लोमेरुलस है यहाँ पे, और ये फिर इफरेंट आर्टेरियल, जबकि ये यहाँ पे बोन कैप्सूल, और ये पीसीटी। अगली बात, माल्पीजियन कॉर्पस्कल, पीसीटी और डीसीटी कहाँ होते हैं? ये सब कॉर्टेक्स में होते हैं। किन्हीं दो हिस्सों में डिवाइडेड है, कॉर्टेक्स और मेडुला। तो ये सब तो कॉर्टेक्स वाले रीजन में होते हैं। लेकिन हेनले का लूप कहाँ होता है? नेफ्रॉन का कौन सा हिस्सा मेडुला में होता है? सिर्फ हेनले का लूप। ठीक है, ज्यादातर नेफ्रॉन्स में हेनले का लूप छोटा होता है। इन नेफ्रॉन्स को हम जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन कहते हैं, क्योंकि मेडुला में बहुत थोड़ा ही जाता है नीचे। इनको हम कॉर्टिकल नेफ्रॉन कहते हैं, सॉरी ना। तो ज्यादातर नेफ्रॉन्स में जिनमें हेनले का लूप छोटा होता है, ये 85% तक होते हैं, इनको हम कॉर्टिकल नेफ्रॉन कहते हैं। लेकिन कुछ नेफ्रॉन ऐसे भी होते हैं जिनमें लूप ऑफ हेनल काफी लंबा होता है और मेडुला में डीप रन करता है, इन्हें हम जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन कहते हैं। ये अराउंड 15% ही होते हैं। ठीक है, तो कॉर्टिकल और जक्स्टा मेडुलरी दो तरह के नेफ्रॉन हो गए। फिर जो इफरेंट आर्टेरियल है, जो ग्लोमेरुलस से बाहर आती है, ये फिर से एक कैपिलरी का नेटवर्क बनाती है, जिसे कहा जाता है पेरिटिबुलर कैपिलरी नेटवर्क। ठीक है, और इसी पेरिटिबुलर कैपिलरी नेटवर्क से जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स में एक माइन्यूट वेसल हेनस लूप के पैरेलल रन करती है, जिसे कहा जाता है वासा रेक्टा। ये जो वासा रेक्टा होती है, ये कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स में नहीं होती, ये सिर्फ किसमें होती है? जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स में। इसके साथ इन्होंने नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पूरा कर दिया है। और अभी आते हैं मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन पे। तो यूरिन फॉर्मेशन का मैकेनिज्म अगर हम देखें, तो इसमें तीन प्रोसेसेस होती हैं। ये तीन प्रोसेस क्या है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन यानी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो पहला स्टेप अगर देखें यूरिन फॉर्मेशन का, तो वो होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। इसको ग्लोमेरुलस कैरी आउट करता है। और आपको पता है कि किडनी में करीब 1100 से 1200 ml ब्लड पर मिनट जाता है, जो 1/5 ऑफ द ब्लड वॉल्यूम होता है, यानी 1/5 ऑफ द कार्डियक आउटपुट होता है। ब्लड वॉल्यूम भी इतनी होती है। फिर कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो होता है, याद करो 60 mmHg, ये कॉज करता है फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, प्लस 60 होता है, लेकिन इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर कितना होता है? 10 mmHg। यहाँ पे तीन लेयर्स होते हैं ब्लड और फिल्ट्रेट के बीच में, एंडोथीलियम, बेसमेंट मेम्ब्रेन और एपिथीलियम ऑफ बोमन कैप्सूल। ठीक है, अब ये तीन लेयर हो गए यहाँ पे। एपिथेलियल सेल्स जो बोमन कैप्सूल के होते हैं, स्पेशल तरह के अंदर वाले, इनको हम क्या कहते हैं? पोडोसाइट्स, जो यहाँ पर होते हैं। इनके बीच में जो स्लिट लाइक स्पेसेस हैं, वहीं से फिल्ट्रेशन होता है। तो इन्हीं के थ्रू ब्लड फिल्टर होता है। ब्लड के सभी कॉन्स्टिट्यूएंट्स फिल्टर होते हैं, लेकिन क्या फिल्टर नहीं होता? ऑलमोस्ट ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ प्लाज्मा एक्सेप्ट द प्रोटीन पास इनटू द बोमन कैप्सूल। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट और प्लाज्मा। प्लाज्मा प्रोटीन, ये चार चीजें फिल्टर नहीं होती, यानी कि प्लाज्मा में से सिर्फ प्रोटीन फिल्टर नहीं होता, बाकी लगभग हर चीज फिल्टर होती है। इसलिए इस प्रोसेस को अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये तो बात हुई अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की। और वो सब बातें उन्होंने नहीं लिखी हैं कि बेसमेंट मेम्ब्रेन नेगेटिवली चार्ज होती है और इसलिए कुछ चीजें चलती हैं, कुछ नहीं चलती, वो हमने पढ़ा हुआ है, हमें पता है ऐसा क्यों होता है। आगे बढ़ते हैं।
और एक और चीज है जीएफआर कि कितना प्लाज्मा पर मिनट क्षमता है हमारी किडनी से। सो इट इज द अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट, फिल्ट्रेट मतलब तो प्लाज्मा छानने के बाद किडनी ने बनाया पर मिनट। इसकी जो वैल्यू है वो होती है 125 ml पर मिनट या 180 लीटर पर डे। 180 लीटर प्लाज्मा चलता है हर दिन। इसके अलावा किडनीज में एक रेगुलेशन का मैकेनिज्म भी होता है, ये मैंने अभी आपको नहीं पढ़ाया है, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा बाद में भी। रास जिसे कहा जाता है, रेनिन एंजियोटेंसिन एंडोस्टेरोन सिस्टम या रास। इसका फंक्शन होता है कैसे भी करके जीएफआर को बनाए रखना। जेजी अपैरेटस जो चीज होती है वो इसको कैरी आउट करती है। जेजी अपैरेटस क्या होता है, मैंने आपको बता रखा है कि ये डीसीटी के सेल्स और एफरेंट आर्टेरियल के सेल्स आपस में एक दूसरे के साथ एसोसिएशन करके बनाते हैं। अब जब हमारा बीपी गिरता है तो उसकी वजह से हमारा जीएफआर भी गिरता है और उसकी वजह से जेजी अपैरेटस एक्टिवेट होता है और इसकी वजह से एक एंजाइम रिलीज होता है आर ई सिंगल एन आई एन रेनिन, जो कुछ करवाता है। इसकी वजह से जीएफआर बढ़ जाता है, ब्लड फ्लो बढ़ जाता है किडनी में। ये बातें हम आगे पढ़ेंगे, रास में अभी नहीं पढ़ी है मैंने, पता नहीं इन्होंने यहाँ बीच में क्यों दे दिया है। आगे बढ़ते हैं और एक कंपैरिजन करते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो होता है उसका और यूरिन का। तो फिल्ट्रेट होता है 180 लीटर्स पर डे, यूरिन होती है सिर्फ 1.5 लीटर पर डे। इससे ये समझ में आया कि 99% से भी ज़्यादा जो छना था वो किडनी ने रीअब्जॉर्ब कर लिया। तो इस प्रोसेस को दोस्तों कहते हैं रीअब्जॉर्प्शन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। अब नेफ्रॉन के सेल्स में, नेफ्रॉन के अंदर रीअब्जॉर्प्शन हो सके इसलिए नेफ्रॉन की जो ट्यूब्यूल है, यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल बोलते हैं ना नेफ्रॉन को, उसमें जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं अंदर वो स्पेशलाइज्ड होते हैं, उनके अंदर बहुत सारे माइक्रोविलाई वगैरह होते हैं और साथ में कुछ माइटोकॉन्ड्रिया भी होते हैं, है ना। तो ये उन चीज़ों को रीअब्जॉर्ब करवाते हैं। अब आगे लिखा है कि फॉर एग्जांपल जैसे सब्सटेंस जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सोडियम, ये फिल्ट्रेट से एक्टिवली रीअब्जॉर्ब होते हैं, लेकिन जैसे नाइट्रोजनस वेस्ट है वो थोड़ी बहुत वो भी रीअब्जॉर्ब होती है पर पैसिवली। और वाटर का तो हमेशा हमेशा हर जगह से रीअब्जॉर्प्शन जो होता है वो पैसिव ही होता है। अब यूरिन फॉर्मेशन के दौरान एक स्टेप और होता है जिसे कहा जाता है ट्यूबुलर सिक्रीशन। जो सब्सटेंसेस एक्सेस में है या जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन नहीं हो पाया, जिनका पर वेस्ट प्रोडक्ट है, उनको फिर नेफ्रॉन के अंदर जबरदस्ती एनर्जी के यूटिलाइजेशन करके धक्के मार मार के सिक्रीट कर दिया जाता है। तो ये आयन है, इनको सिक्रीट करने से क्या होगा, मेंटेनेंस होगा एसिड बेस बैलेंस ऑफ द बॉडी फ्लूइड का। ठीक है, बॉडी फ्लूइड्स का एसिड बेस बैलेंस जो है वो मेंटेन होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं ट्यूब्यूल के अलग अलग हिस्सों की। सबसे पहले ट्यूब्यूल यानी यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल यानी कि नेफ्रॉन का पहला हिस्सा है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल या पीसीटी। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल या पीसीटी के अंदर की लाइनिंग कैसी होती है, सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। आपको पता है ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम क्या होता है, इसमें सेल मेम्ब्रेन में ही इस तरह के फोल्ड आए हुए होते हैं टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। ठीक है, और इसमें ना लगभग सारा न्यूट्रिएंट्स, मतलब मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन पीसीटी से ही होता है और 70 से 80% इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर यहाँ से रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। इसके अलावा पीसीटी पीएच और आयनिक बैलेंस मेंटेन करने में भी हेल्प करती है बाय सेलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस एंड अमोनिया इनटू द फिल्ट्रेट एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट फ्रॉम इट। भाई बाइकार्बोनेट कितना एब्जॉर्ब होना है, एच प्लस आयन कितने सिक्रीट होने हैं, ये सारी बातें जो है ना ब्लड के पीएच को मेंटेन रखने के लिए पीसीटी इसमें हेल्प करती है। ये भी हम पढ़ चुके हैं, कुछ नया नहीं है इसमें। इसके बाद आता है हेनल्स लूप। हेनल्स लूप में सबसे कम रीअब्जॉर्प्शन होता है, याद रखना, भले ही वो वाटर के लिए परमेबल, सॉल्ट के लिए परमेबल, लेकिन लेकिन इसके सबसे कम होता है। और इसमें भी इसका जो असेंडिंग लिम्ब है उसमें तो बिल्कुल ही कम होता है। क्यों? क्योंकि वो इम्परमेबल है वाटर के लिए, तो अंदर कुछ उसमें आ नहीं सकता और उससे बहुत थोड़े से सॉल्ट ही बाहर निकलते हैं बस। लेकिन ये जो हेनल्स लूप होता है ना, ये मेडुला की ऑस्मोलैरिटी को बढ़ाने में, बढ़ाए रखने में बड़ा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। कैसे? काउंटर करंट मल्टीप्लायर है ना ये, इसलिए। फिर ये लिख रहे हैं, पहले तो असेंडिंग समझा दिया बेवकूफ ने, अब डिसेंडिंग समझा रहे हैं। जो पहले आता है कि जो डिसेंडिंग लिम्ब है वो वाटर के लिए परमेबल होता है लेकिन इलेक्ट्रोलाइट के लिए इम्परमेबल होता है। इसकी वजह से जैसे जैसे फिल्ट्रेट इसमें नीचे उतरता है ना, वो कॉन्सेंट्रेट होता जाता है। जबकि जो असेंडिंग लिम्ब है वो वाटर के लिए इम्परमेबल है लेकिन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए परमेबल है, एक्टिवली भी पैसिवली भी। शुरू वाला जो है वो पैसिव है, बाद वाला जो है वो एक्टिव है। तो जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेटेड फिल्ट्रेट ऊपर की तरफ पास होता है वैसे वैसे थोड़ा डाइल्यूट होता जाता है क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रोलाइट जो है वो बाहर निकल रहे हैं। फिर हेनले के लूप से फिल्ट्रेट पहुंचता है डीसीटी में। याद रखिए डीसीटी वैसे तो इम्परमेबल फॉर सॉल्ट एंड वाटर है, लेकिन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एल्डोस्टेरोन कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम और वाटर यहाँ पे हो सकता है। अच्छा, एडीएच के लिए भी कंडीशनर है। एडीएच अगर होगा, है ना, एडीएच जो है वो होगा तो भी कंडीशनल है। अगर एडीएच नहीं होगा तो डीसीटी इम्परमेबल फॉर वाटर होगा। याद आया नहीं आया? अंकित वॉइस कैसे क्रैक हो सकता है? सब कुछ ठीक चल रहा है यहाँ पे, आप देखो आपके ईयरफोन में प्रॉब्लम तो नहीं है कहीं। तो कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर होता है डीसीटी से अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एल्डोस्टेरोन एंड एडीएच। इसके अलावा डीसीटी से थोड़ा बहुत बाइकार्बोनेट का भी रीअब्जॉर्प्शन होता है जरूरत पड़ने पे, और सेलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन पोटेशियम आयन भी हो सकता है और अमोनिया भी हो सकता है। क्यों ये सब होता है? ताकि पीएच और सोडियम पोटेशियम बैलेंस को मेंटेन रखा जा सके। तो आयनिक बैलेंस मेंटेन करने में भी डीसीटी में काफी सिक्रीशन वगैरह होते हैं जिसकी वजह से हेल्प मिलती है। तो पीसीटी हो गया, हेनले का लूप हो गया और डीसीटी हो गया। आगे बढ़ते हैं, फाइनली कलेक्टिंग डक्ट के बारे में बात करते हैं। ये एक लॉन्ग डक्ट है
जो कॉर्टेक्स के एंड से शुरू होता है और मेडुला के अंदर वाले पार्ट तक जाता है, डक्टोबेलिन तक। यहाँ से बहुत सारा पानी ऑब्जर्व हो सकता है, आपको पता है, क्योंकि ये कहाँ होता है, मेडुला में, अगर एरिया ज़्यादा सिक्रेट हो रहा है तो। अच्छा, इसके अलावा ना यहाँ से थोड़ा यूरिया भी लीक होता रहता है मेडुलरी इंटरस्टिशियम में, बताया था मैंने आपको। और ये भी एक रोल प्ले करता है ब्लड के पीएच को मेंटेन रखने में और आयनिक बैलेंस वगैरह को मेंटेन रखने में, बाय सिक्रीशन ऑफ H+ इफ रिक्वायर्ड इन द यूरिन, सो दैट ब्लड का पीएच नॉर्मल हो जाए। तो ये अलग अलग हिस्से हैं दोस्तों, और इन्होंने इसमें इस तरह से दिखाया है। ये देखिए, ये ऊपर कॉर्टेक्स है, ये नीचे वाला जो हिस्सा है ये मेडुला है। तो ये वाला हिस्सा पीसीटी है, ये डीसीटी है, ये बात तो आपको पता ही है। पीसीटी से मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होता है, देखिए, बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, न्यूट्रिएंट, वाटर, पोटेशियम, इन सब चीज़ों का। लेकिन कुछ चीज़ों का सिक्रीशन भी होता है, H+ और अमोनियम आयंस। ठीक है, इसके बाद आता है हेनले के लूप का डिसेंडिंग लिम्ब। तो ये जो डिसेंडिंग लिम्ब है हेनले के लूप का, इससे क्या बाहर आता है, वाटर पैसिवली। फिर दोस्तों ये थिन असेंडिंग लिम्ब है, इससे पैसिवली क्या बाहर आता है, NaCl, और यूरिया भी लीक होती रहती है, कलेक्टिंग डक्ट से यहाँ जाती रहती है, ये भी आपको बता चुका हूँ। और यहाँ से तो NaCl पैसिवली आ रहा है, यहाँ से NaCl एक्टिवली बाहर आता है थिक वाले पार्ट से। ठीक है, तो ये थिक असेंडिंग, थिन और थिन असेंडिंग सेगमेंट्स हो गए। फिर आ जाइए डीसीटी पे। तो डीसीटी से एक तो एल्डोस्टेरॉन के इन्फ्लुएंस में NaCl बाहर आ रहा है, और ADH के इन्फ्लुएंस में वाटर बाहर आ रहा है। तो सोडियम के पीछे पीछे बाइकार्बोनेट अपने आप बाहर निकल आता है थोड़ा सा, और यहाँ पे भी थोड़ा बहुत सिक्रीशन होता है, किसका, K+ और H+ का, डिपेंडिंग ऑन ब्लड का पीएच क्या है, ब्लड की ऑस्मोलिटी बनाए रखने के लिए। फिर ये आके कलेक्टिंग डक्ट में खुल जाता है। थोड़ा बहुत सिक्रीशन कलेक्टिंग डक्ट में भी होता है, हालांकि यहाँ लिखा हुआ नहीं है, थ्योरी में लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि यूरिन को कॉन्सेंट्रेट कैसे किया जाता है। जब खून गाढ़ा होने लगता है तो कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बाहर निकाली जाती है। हमारे अंदर एक एबिलिटी है मैमल्स के अंदर यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करने की। इस एबिलिटी में हेनले का लूप और वासा रेक्टा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये है काउंटर करंट मल्टीप्लायर, और वासा रेक्टा है काउंटर करंट एक्सचेंजर। क्योंकि फ्लो ऑफ लिम्ब दोनों ही फिल्ट्रेट, मतलब हेनले के लूप में और वासा रेक्टा में एक दूसरे के अपोजिट होता है, तो ये काउंटर करंट बनाता है। और इस तरह से वासा रेक्टा के लिम्स में भी अपोजिट है, हेनले के लूप में भी फ्लूइड का फ्लो एक दूसरे के अपोजिट है। इसको हम कहते हैं काउंटर करंट पैटर्न। क्या हो गया अश्मिता, एरो ऊपर है तो क्या हुआ, एरो का डायरेक्शन तो देखो। तो काउंटर करंट सिस्टम को तो हमने बहुत ढंग से पढ़ा हुआ है। हमने पढ़ा हुआ है कि जो हेनले का लूप और वासा रेक्टा, इनका जो निकटता होती है, प्रॉक्सिमिटी, और इनमें जो काउंटर करंट होता है, ये मेडुला की ऑस्मोलैरिटी को हाई बनाए रखने में मदद करता है। कैसे करता है बताया था मैंने आपको। हेनले का लूप ज्यादा सॉल्ट रिलीज करता है तो मेडुला और गाढ़ी होती है, तो फिर और गाढ़ा फिल्ट्रेट आता है ना। तो कॉर्टेक्स में तो इंटरेस्ट ऑस्मोलैरिटी 300 ही होती है, लेकिन मेडुला में ऑस्मोलैरिटी 1200 तक हो जाती है। ठीक है, अब ये जो ग्रेडियंट है, ये किसकी वजह से होता है, मेडुला क्यों ज्यादा गाढ़ी होती है बताइए कॉर्टेक्स से। NaCl और यूरिया, ये दो रीजन हैं इनके। फिर आगे उन्होंने बताया कि कैसे NaCl, जो कि NaCl को देखिए आप, जो असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनस लूप से ऊपर जा रहा है, वो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा के साथ एक्सचेंज होता है। याद कीजिए, हमने इस बात को पढ़ा था कि भाई जैसे ना, ये जो ऊपर जा रहा है सॉल्ट, इसको वासा रेक्टा का नीचे आता हुआ ब्लड लेने का, वासा रेक्टा को अपने खून को गाढ़ा करना है ना, झूठ, तो ये जो इधर से निकल रहा है वो इसके अंदर घुस रहा है। तो NaCl कहाँ आ जाता है पहले, हेनले के लूप से निकल के इंटरस्टिशियम में, लेकिन यहाँ से वासा रेक्टा में अब्जॉर्ब होता है। जो वासा रेक्टा ऊपर जारी होती है, तो वो किसको छोड़ जाती है, सॉल्ट को यहीं छोड़ जाती है। सॉल्ट कहीं नहीं गए, ये लिखा है इस लाइन में कि जब वासा रेक्टा वापस जारी होती है ना, तो ये सॉल्ट को यहीं, देखो ये नीचे जा रही है तो सॉल्ट लेके जा रही है, तो ये सॉल्ट को बाहर निकाल देती है। तो इसने तो झूठ मूठ सॉल्ट लिए थे। कुछ यूरिया भी इंटर होती रहती है, लिखा हुआ है सम अमाउंट ऑफ यूरिया थिन सेगमेंट में, यहाँ पे देखिए, ये थोड़ी यूरिया निकली है इसमें जाती रहती है, और कुछ यूरिया यहाँ पे ऐसे ही घूमती रहती है, मेडुला में जमा होती रहती है, लेकिन कुछ यूरिया, ज्यादातर यूरिया जो है वो यूरिन के फॉर्म में निकल जाती है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ दिया था कि जो यूरिया है वो इंटरस्टिशियम में आ जाती है कलेक्टिंग डक्ट से लीक होकर। ये जो मैकेनिज्म है, ये स्पेशल अरेंजमेंट होता है यहाँ पर हेनले के ऊपर वासा रेक्टा का, जिसे काउंटर करंट मैकेनिज्म कहते हैं, उसके थ्रू चलता है। वो कैसे होता है काउंटर करंट, ये मैं आपको बता चुका हूँ।
और ये काउंटर मैकेनिज्म क्या हेल्प करता है? हाइपर ऑस्मोटिक रीनल मेडुला को मेंटेन रखने में। इसी ग्रेडियंट की वजह से वाटर जो है वो कलेक्टिंग डक्ट से निकलकर वापस ब्लड में चला जाता है, और हमारी किडनी अगर अपनी पूरी ताकत से कॉन्सेंट्रेट करने पे आए तो 4 गुना तक यूरिन को प्लाज्मा के कंपैरिजन में कॉन्सेंट्रेट कर सकती है। ये भी हमें सारी बातें पढ़नी है। अब हम फीडबैक सर्किट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? तो ये हम पढ़ेंगे, पर पहले हम फीडबैक सर्किट्स को पढ़ लेते हैं, यानी रास को पढ़ लेते हैं। तो रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन, मिक्चुरेशन, अदर ऑर्गन का रोल और डिजीजेस, ये हम बाद में देखेंगे। पहले हमको जो पढ़ना है हम उस पर गौर करते हैं। आज हमको देखो ना, 1 घंटे में खत्म हो जाती है, कुछ है ही नहीं सब पढ़ाने। पहले रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम यानी कि रास के बारे में बात करनी है। 2 फीडबैक सर्किट थे, एक तो मैंने पढ़ा दिया एडीएच वाला कि प्यास खून गाढ़ा होता है तो प्यास लगती है, हम पानी पीते हैं, है ना? आज हम दूसरा वाला पढ़ेंगे जिसे रास कहा जाता है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम या रास। चलिए तो देखते हैं ये क्या होता है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम या रास। तो जो हमने देखा था जेजी अपैरेटस, जेजी अपैरेटस में 2 चीजें हैं। एक तो होता है यहाँ पे देखिए ये डीसीटी, और एक होता है ये एफरेंट आर्टेरियोल। यहाँ पर कुछ सेल्स हैं जिनको हम जेजी सेल कह रहे हैं, यहाँ पे कुछ सेल्स हैं जिनको हम मैकुलर डेंसा कह रहे हैं। ये दोनों दोस्ती कर लेते हैं, ठीक है? तो कैसे होता है ये हम देखते हैं अभी। तो चलिए हम रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम या रास के बारे में पढ़ेंगे। जेजी अपैरेटस कैसे बनता है पता है ना आपको? जेजी अपैरेटस में 2 चीजें हैं, नहीं पता है तो फिर से बता देता हूँ। जैसे ये नेफ्रॉन था ना, ये एफरेंट आर्टेरियल, ग्लोमेरुलस और एफरेंट आर्टेरियल। तो एफरेंट आर्टेरियल की वॉल में कुछ जेजी सेल होते हैं, और मैकुलर डेंसा यहाँ है, इसकी वॉल में कुछ और मैकुलर डेंसा सेल्स होते हैं। तो जेजी सेल्स जो होते हैं ना, इनके साथ स्ट्रेच रिसेप्टर जुड़े हुए होते हैं यहाँ, जो खिंचाव नाप रहे हैं कि कितना स्ट्रेच लग रहा है एफरेंट आर्टेरियल पे। अब मैं आपको ये पढ़ाने जा रहा हूँ कि किडनी ब्लड प्रेशर कैसे मेंटेन रखती है, ऑस्मोलैरिटी कैसे मेंटेन रखती है। तो मैंने बताया था किडनी जो है वो होम्योस्टेसिस का ऑर्गन है, वो सिर्फ इसका ऑर्गन नहीं है एक्सक्रीशन का। तो कैसे ये जेजी सेल और जेजी सेल के साथ यहाँ पे ये जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स हैं ये एफरेंट आर्टेरियल में पाए जाते हैं, और इन्हीं का एक एसोसिएशन होता है मैकुलर डेंसा के साथ। तो होते ये सब किस लिए है कि अगर किसी रीजन से हमारा बीपी गिरने लगे तो एफरेंट आर्टेरियल का भी बीपी गिरेगा। तो जब एफरेंट आर्टेरियल का बीपी गिरेगा तो स्ट्रेच रिसेप्टर जो है ना वो कम खींचेंगे। अब स्ट्रेच रिसेप्टर कम खींचेंगे तो जेजी सेल को इसकी इन्फॉर्मेशन दे देंगे, यानी बीपी गिरने की इन्फॉर्मेशन हमारे जेजी अपैरेटस के पास पहुंच जाएगी। तो अगर किसी भी रीजन की वजह से देयर इज फॉल इन ब्लड प्रेशर, तो जो ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है जिसकी वजह से अल्ट्राफिल्ट्रेशन हो रहा है वो भी तो कम हो जाता है। इसकी वजह से जीएफआर कम हो जाता है। तो अगर हम चाहते हैं कि ज्यादा छने यहाँ से और वेस्ट प्रोडक्ट निकले यूरिन में, तो जीएफआर को बढ़ाना होगा। जीएफआर को बढ़ाने के लिए जो मैकेनिज्म शुरू होता है जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो कहलाता है रास, और जब रास चलता है तो जीएफआर वापस नॉर्मल हो जाता है। तो इस तरह से जीएफआर को मेंटेन रखने के लिए रास चलता है तो बीपी नॉर्मल हो जाता है, बीपी नॉर्मल हो जाता है तो जीएफआर नॉर्मल हो जाता है। तो किडनी ने बीपी भी मेंटेन कर लिया और जीएफआर जो गिर गया था उसको भी इसने नॉर्मल कर लिया। ये जो काम है ना इसे हम रास कहते हैं। तो ये रास आखिर चलता कैसे है इसको मैं फ्लोचार्ट से पढ़ाऊंगा, ठीक है? पर मैं 1 मिनट का एक ब्रेक लेता हूँ, आप लोग पानी वानी पी लो, फिर हम वापस से रास से पढ़ना शुरू करते हैं, है ना? ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन आएगा इसमें से। तो टेक्निकल रीजंस की वजह से थोड़ा सा ब्रेक लंबा हो गया, यहाँ पे कनेक्ट नहीं हो रहा था, और अब हम वापस आ गए हैं और रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम या रास के बारे में अब हम पढ़ते हैं, ठीक है? चलिए, तो आपको तो पता है कि हमारे पास एक जेजी अपैरेटस है जो दरअसल इन दोनों चीजों से मिलकर बना है, ठीक है? तो ये जो जेजी अपैरेटस है ये ब्लड प्रेशर भी नाप सकता है, आपको पता है। अब सपोज अगर किसी रीजन की वजह से ऐसा हो जाए कि हमारे ब्लड में सॉल्ट और वाटर की कमी हो जाए,
कहने का मतलब हमारे ब्लड में लो सॉल्ट और लो वाटर हो जाए। अगर हमारे ब्लड में सॉल्ट और वाटर लो हो जाएगा तो इसकी वजह से बताइए ब्लड के वॉल्यूम पे क्या असर पड़ेगा? ब्लड का जो वॉल्यूम है वो फॉल हो जाएगा, ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा ना। तो लो सॉल्ट और लो वाटर की वजह से हमारे ब्लड का जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो ब्लड वॉल्यूम डिक्रीजेस, और ब्लड वॉल्यूम अगर डिक्रीज हो गया है तो बताइए इसका असर हमारे ब्लड प्रेशर पे क्या पड़ेगा? हमारा ब्लड प्रेशर भी फॉल हो जाएगा। ठीक है, तो ब्लड वॉल्यूम अगर डिक्रीज हो रहा है तो इसकी वजह से हमारा बीपी कम हो जाएगा और हमें प्रॉब्लम हो जाएगी लो बीपी। ठीक है, अब अगर ब्लड का वॉल्यूम कम हो गया, ब्लड प्रेशर कम हो गया, तो जो एफरेंट आर्टीरियोल है हमारे यहाँ देखिए, इनकी वॉल्स पे जो प्रेशर लग रहा था, यहाँ पे भी तो ब्लड प्रेशर फॉल हो गया ना, एफरेंट आर्टीरियोल की वॉल पे लगने वाला प्रेशर। तो जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स हैं एफरेंट आर्टीरियोल की वॉल में वो कम खींचेंगे। जब वो कम खींचेंगे तो स्ट्रेच रिसेप्टर क्योंकि जेजी सेल से कनेक्टेड है तो वो जेजी सेल्स को बता देंगे कि हम कम खींच रहे हैं, और जेजी सेल मैकुला डेंसा को बता देंगे कि हम कम खींच रहे हैं। तो कहने का मतलब लो बीपी जब होगा तो इस लो बीपी का पता किसे चल जाएगा? इस लो बीपी के बारे में पता चल जाएगा हमारे जेजी अपैरेटस को। ठीक है, तो जो जेजी अपैरेटस है हमारा उसको इस लो ब्लड प्रेशर के बारे में पता चल जाएगा। अब आपको पता होना चाहिए कि जेजी अपैरेटस में क्या होता है। जेजी अपैरेटस में दो तरह की चीजें होती हैं, जेजी सेल्स प्लस मैकुला डेंसा, है ना। यहां तक की बात समझ गए आप? इधर क्या होता है, हमारे शरीर के सारे एंजाइम कौन बनाता है? बताओ, हमारे शरीर में सारे एंजाइम कौन बनाता है? लिवर। लिवर में ही एक एंजाइम बनता है जिसका नाम होता है एंजियोटेंसिनोजन। नोजन लगाया मतलब समझे आप? फिलहाल ये इनएक्टिव है, लेकिन जब जेजी अपैरेटस को पता चलता है कि बीपी गिर गया है तो जेजी अपैरेटस से एक एंजाइम निकलता है, आर ई सिंगल एन आई एन रेनिन। ये जो आर ई सिंगल एन आई एन रेनिन एंजाइम है ना, ये एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट कर देता है। लिवर से निकले बनने वाले एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट कर देता है ये। लेकिन दोस्तों एंजियोटेंसिन 1 के लिए हमारे शरीर में रिसेप्टर्स ही नहीं होते। तो एंजियोटेंसिन 1 ऐसे ही हमारे शरीर में घूमता रहता है, इसके रिसेप्टर्स तो कहीं होते नहीं। लेकिन जब ये एंजियोटेंसिन 1 हमारे लंग्स से गुजरता है, जब ये एंजियोटेंसिन 1 हमारे लंग्स से गुजरता है तो हमारे लंग्स से एक एंजाइम निकलता है, हमारे लंग्स से एक एंजाइम रिलीज होता है। इस एंजाइम का नाम है एस, ए सी ई एस। एस का फुल फॉर्म होता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। तो ये जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है यानी कि एस, ये इस एंजियोटेंसिन 1 पे एक्ट करता है और वो इस एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट कर देता है इनटू एंजियोटेंसिन 2। तो एस जो है वो एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन 2 में। अच्छा, एंजियोटेंसिन 2 के लिए हमारे शरीर में रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं वो हम देख लेते हैं। पहले तो एंजियोटेंसिन 2 के लिए रिसेप्टर्स हमारी ना ब्लड वेसल्स में पाए जाते हैं। आपको पता है हमारी ब्लड वेसल्स की वॉल में स्मूथ मसल का लेयर होता है, तो हमारे ब्लड वेसल्स की वॉल में जो स्मूथ मसल का लेयर होता है उसमें कॉन्ट्रेक्शन करवा देता है एंजियोटेंसिन 2। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, एंजियो में टेंशन यानी ब्लड वेसल्स में कॉन्ट्रेक्शन, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन। तो अगर वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन होने लगेगा, ब्लड वेसल कॉन्ट्रैक्ट होने लगेगी, तो ब्लड प्रेशर पे क्या असर पड़ेगा इसका बताइए? ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज होने लगेगा। ठीक है, तो वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से ब्लड वेसल की जो वॉल है वो ज्यादा प्रेशर लगाएगी ब्लड पे, तो ब्लड भी ब्लड वेसल की वॉल पे ज्यादा प्रेशर लगाएगा, सीधी सी बात है। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज होने लगेगा। सो बीपी स्टार्ट्स राइजिंग। ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकंड। तो अब बीपी जो है वो राइज होने लगेगा। ठीक है, इधर दूसरी चीज
जो एंजियोटेंसिन 2 करता है वो ये है कि ये जो हमारा एड्रिनल ग्लैंड है उसको पॉजिटिव स्टिमुलेशन देता है। अब एड्रिनल ग्लैंड एल्डोस्टेरॉन सिक्रीट करता है, आपको पता है। तो एंजियोटेंसिन 2 जब एड्रिनल ग्लैंड को पॉजिटिव स्टिमुलेशन देता है तो इसकी वजह से एड्रिनल ग्लैंड से ज्यादा क्वांटिटी में एल्डोस्टेरॉन रिलीज होता है। अब आपको तो पता है कि एल्डोस्टेरॉन क्या करेगा। एल्डोस्टेरॉन जब ज्यादा रिलीज होता है तो एल्डोस्टेरॉन यहाँ से देखिए, ये एरिया है ना डीसीटी, यहाँ से सॉल्ट का रीअब्जॉर्प्शन ज्यादा करवाएगा। तो ऑब्वियसली पैसिवली अपने आप यहाँ से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन ज्यादा होने लगेगा। सॉल्ट का डायरेक्टली करवा रहा है, वाटर का इनडायरेक्टली हो रहा है। तो एल्डोस्टेरॉन ज्यादा जब रिलीज होता है तो इसकी वजह से क्या होता है, देखिए जो हमारा डीसीटी है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल डीसीटी, वहां से सॉल्ट का रीअब्जॉर्प्शन ज्यादा होने लगता है और उसकी वजह से डिस्टल डीसीटी से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन भी ज्यादा होता है। तो क्या हो रहा है यहाँ, इंक्रीज सॉल्ट रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम डीसीटी, क्योंकि सॉल्ट का रीअब्जॉर्प्शन तो डायरेक्टली ज्यादा हो रहा है और वाटर का इनडायरेक्टली। तीसरा, जो एंजियोटेंसिन 2 के रिसेप्टर्स हैं वो हमारे पीसीटी पर होते हैं, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल या पीसीटी पे। ये देखिए जो पीसीटी है, यहाँ पर भी, इस पीसीटी पर भी रिसेप्टर्स पाए जाते हैं एंजियोटेंसिन 2 के, जिसकी वजह से, अब पीसीटी तो सॉल्ट और वाटर दोनों के लिए परमेबल है ना, तो यहाँ से सॉल्ट का रीअब्जॉर्प्शन तो होता ही है, पीछे पीछे अपने आप पैसिवली वाटर का भी रीअब्जॉर्प्शन होता है। तो एंजियोटेंसिन 2 के रिसेप्टर्स पीसीटी में भी पाए जाते हैं, जिसकी वजह से पीसीटी से इंक्रीज सॉल्ट और इंक्रीज वाटर रीअब्जॉर्प्शन होने लगता है। तो पीसीटी से भी सॉल्ट और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन ज्यादा होने लगता है। अब इन दोनों चीजों की वजह से ब्लड में क्या इंक्रीज हो रहा है बताइए, इन दोनों चीजों की वजह से ब्लड के अंदर सॉल्ट और वाटर इंक्रीज हो रहा है। सो बोथ दीज थिंग्स आर कॉजिंग इंक्रीज सॉल्ट एंड इंक्रीज वाटर इन ब्लड। आप खुद ही सोचिए, अगर ब्लड में इंक्रीज सॉल्ट और इंक्रीज वाटर हो रहा है तो इसका असर ब्लड की वॉल्यूम पे क्या पड़ेगा। ब्लड की जो वॉल्यूम है वो फॉल हो गई थी ना, अब ब्लड वॉल्यूम राइज होने लगेगी। सो ड्यू टू दिस द ब्लड वॉल्यूम स्टार्ट्स राइजिंग। तो ब्लड का जो वॉल्यूम गिर गया था वो अब बढ़ने लगता है। और अगर ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा भाइयों बहनों, तो इसका असर ब्लड प्रेशर पे क्या पड़ेगा बताइए। जब ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा तो इसकी वजह से ब्लड प्रेशर भी बढ़ने लगेगा। सो नाउ द बीपी स्टार्ट्स राइजिंग। तो आप देखिए वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से स्क्रीन के राइट साइड में बीपी बढ़ता हुआ दिख रहा है, और इधर बाकी सब रीजंस की वजह से लेफ्ट साइड में भी एक गोला बना रहा हूं मैं, यहाँ भी बीपी बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो आप देख सकते हैं बीपी इज राइजिंग, ठीक है, इधर से भी राइज कर रहा है और इधर से भी राइज कर रहा है, और ये बीपी राइज करता रहता है, करता रहता है। कब तक, जब तक कि राइज करते करते ये नॉर्मल बीपी ना हो जाए। और एक बार ये बीपी नॉर्मल हो जाता है तो अब इस मैकेनिज्म को हमें रोकना भी होगा। तो इस तरह से बीपी जो है वो वापस नॉर्मल हो जाता है। तो ये जो मैकेनिज्म था इसको हमने क्या कहा, इसको हमने कहा रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम या रास। लेकिन दोस्तों रास पर ब्रेक लगना भी जरूरी है, कहीं ऐसा ना हो कि रास जरूरत से ज्यादा चल जाए। रास जरूरत से ज्यादा चल जाए मतलब एक्सेस सॉल्ट और वाटर हो जाए ब्लड में, तो क्या होगा, तो ये भी देख लेते हैं। सोचिए जो कंडीशन मैंने वहां बताई थी उसकी उल्टी कंडीशन हो रखी है। उल्टी उल्टी कंडीशन से मेरा मतलब है एक्सेस सॉल्ट और एक्सेस वाटर। तो इस बार ब्लड में क्या हो गया है, सॉल्ट और वाटर की कमी नहीं है, सॉल्ट और वाटर एक्सेस में हो गया है। अब बताइए ऐसी सिचुएशन में ब्लड के वॉल्यूम पे क्या असर पड़ेगा। जो ब्लड वॉल्यूम है, यहाँ पे देखिए क्या हुआ था, यहाँ पे ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हो गया था और डिक्रीज होकर बिलो नॉर्मल हो गया था, है ना। लेकिन क्या होगा, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होकर अबोव नॉर्मल हो जाएगा। तो इस केस में प्रॉब्लम क्या हुई है कि ब्लड वॉल्यूम जो है वो नॉर्मल से ज्यादा हो गया है।
अब अगर ब्लड वॉल्यूम नॉर्मल से ज़्यादा हो गया है तो इसका असर ब्लड प्रेशर पे क्या पड़ेगा, ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल से ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब इस बार समस्या लो बीपी नहीं, इस बार हमारी समस्या हाई बीपी है। अच्छा, अगर ब्लड का वॉल्यूम नॉर्मल से ज़्यादा हो जाएगा तो हार्ट के जो एट्रिया होते हैं उनके अंदर जो ब्लड आता है हार्ट के अलग अलग चैम्बर्स, उसका वॉल्यूम भी तो ज़्यादा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा बताइए। हार्ट के जो एट्रिया होते हैं उसका ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा, है ना। एट्रिया अगर ज़्यादा ब्लड आएगा तो पता है क्या होगा, ब्लड का वॉल्यूम ज़्यादा होगा, बीपी हाई होगा। तो एट्रिया की पर ज़्यादा, अगर ब्लड का नॉर्मल से ज़्यादा हो क्या भैया, वॉइस में एक बार फ्रेश करूं, ये फ्रेश कर दे। चलो भाई, अभी ठीक है। कुछ इनके सर्वर में प्रॉब्लम है शायद, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। अभी ठीक है ना सब। तो जैसा मैं कह रहा था कि हार्ट में जो ब्लड आ रहा है उसका वॉल्यूम भी ज़्यादा है, तो इससे क्या होगा, एट्रिया की जो वॉल है वो ज़्यादा स्ट्रेच होगी, और एट्रिया की वॉल अगर ज़्यादा स्ट्रेच होगी ना तो वो एक पेप्टाइड रिलीज करेगी जिसका नाम होता है एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर या एएनएफ। ये एएनएफ पता है क्या करता है, ये रेनिन के रिलीज को बंद करा देता है। एएनएफ रेनिन के रिलीज को बंद करा देता है, यानी स्विच ऑफ। और अगर रेनिन का रिलीज बंद हो गया तो रास रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि एंजियोटेंसिनोजिन एंजियोटेंसिन 1 में नहीं बदलेगा, और जब एंजियोटेंसिनोजिन एंजियोटेंसिन 1 में नहीं बदलेगा तो 2 कैसे बनेगा, 2 नहीं बनेगा तो ये सब कैसे होगा। तो एएनएफ जो है वो रास पे ब्रेक लगाने के लिए होता है। अगर एक्सेस में चल जाए रास, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम, यानी कि रास ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है ना। तो लो सॉल्ट और लो वॉल्यूम की वजह से बीपी गिरेगा, बीपी गिरने की वजह से जीएफआर गिरेगा, तो बीपी जब वापस रीस्टोर हो जाएगा देखिए तो जीएफआर भी नॉर्मल हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से जो ये रास होता है बीपी को वापस नॉर्मल करके जीएफआर को भी नॉर्मल कर देता है। ठीक है, ये कहलाता है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम या रास। यहाँ इसमें कोई डाउट? ये हमने रास पढ़ दिया है, मैंने आपको लिख लिख के पढ़ा दिया है। वैसे तो मेरे पास इसकी बनी बनाई स्लाइड भी है, लेकिन लिख के पढ़ने से याद अच्छा होता है और आपको फ्यूचर में रिवीजन बहुत फास्ट हो जाएगा अगर हम फ्लो चार्ट्स बना के मैकेनिज्म्स को पढ़ेंगे तो। ठीक है, तो वही चीज़ है जो यहाँ लिखी हुई है, इसको आप कॉपी कर सकते हैं, क्विक रिवीजन हो जाता है, यही तो मेन चीज़ है। रिवीजन कितना क्विक कर पाओगे आप वही डिसाइड करेगा आपकी तैयारी कैसी है। पढ़ते तो सभी हैं साल भर, तो क्विक रिवीजन के लिए फ्लो चार्ट्स बहुत बहुत काम आएंगे आपके बाद में। चलिए भाई, तो ये रास था। और एडीएच वाला तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि कैसे प्यास लगती है तो हम पानी पीते हैं, और ये भी पढ़ा दिया मैंने रास वाला। एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर, नाम से ही समझ में आ रहा है यार, नहीं आ रहा बताओ? कई क्वेश्चन के आंसर तो ना क्वेश्चन में ही होते हैं। तनु, तुम लोग पढ़ लिख के नहीं आते हो क्या क्लास में, ऐसे ही चले आते हो? रास का फुल फॉर्म नहीं होता है क्या? कुछ पढ़ के नहीं आए क्लास में, फिर कहोगे कैसे सेलेक्ट हो जाओगे तुम? यहाँ लिखा हुआ है वो भी नहीं पढ़ पा रहे हो। 2 बार मैंने बोला तब भी ध्यान नहीं है तुम्हारा, क्या कर रहे हो? ऐसे तो काम नहीं चलेगा। चलो भाई, तो आगे बढ़ते हैं। ये हमने रास के बारे में पढ़ा। अब एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर एएनएफ क्या करता है समझ में आया ना आपको? पता है कई बार तो क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन में ही होता है। जैसे मैं हमारे टाइम पे क्वेश्चन आया था, एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर कॉजेज, अब ऑप्शन इस तरह से थे, मोर वाटर इन ब्लड, लेस सॉल्ट इन यूरिन, मोर सॉल्ट इन यूरिन, लेस वाटर इन यूरिन। बताओ आंसर क्या होगा? इतना इजी क्वेश्चन था यार, पढ़ाया अभी अभी अभी, और नहीं पढ़ा तो भी क्वेश्चन में आंसर लिखा था। एट्रियल मतलब जो एट्रियम से सिक्रीट होता है, नेट्री मतलब सोडियम,
यूरेटिक मतलब यूरिन, फैक्टर मतलब कॉज, सोडियम यूरिन कॉज। तो ऐसा फैक्टर जो यूरिन में सोडियम का कॉज है, अगर वो ज्यादा सिक्रीट होगा तो यूरिन में सोडियम ज्यादा निकलेगा ना, नाइट्रियम मतलब नहीं समझते क्या? आगे कुछ सोचना ही नहीं है, सिंपल आंसर दिया हुआ है। क्वेश्चन में आंसर है, थोड़ा बहुत ग्रीक लैटिन आनी चाहिए हल्की फुल्की। नाइट्रियम मतलब सोडियम अगर आपको नहीं पता, पोटेशियम मतलब केलियम नहीं पता, और आप रटे जा रहे हो तो क्या केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, ऐसे रटे जा रहे हो कुछ भी। तो मैंने तो ये देख के आंसर लगा दिया था, इसमें आंसर सी होगा, एट्रियल नाइट्रियोरेटिक फैक्टर, क्योंकि मैंने रास पढ़ा ही नहीं था। हमको तो अच्छे टीचर मिले ही नहीं थे पढ़ाने वाले, हमको तो खुद ही पढ़ना होता था फर्स्ट अटेम्प्ट में 12th के साथ। स्कूल में कहाँ इतना पढ़ाते, तो खुद पढ़ के ही निकलना है भैया। आप लोगों को इतनी फैसिलिटी मिली है तब भी आप लोग पागल हो, पढ़ते ही नहीं हो। चलो भाई, तो ये हो गया रास के बारे में। अब थोड़ा सा अदर ऑर्गन्स के बारे में भी देख लेते हैं, इनका क्या रोल होता है एक्सक्रीशन में। जैसे हमारे लंग्स हैं, लंग्स से भी कार्बन डाइऑक्साइड तो बाहर निकलती ही है, वाटर भी हम एक्सेस जो है लंग्स के थ्रू। इन नदी पार करके स्कूल कौन जाता था, ए मूर्ख। हाँ वैसे बात तो सही कह रहा, मैं भी नदी पार करके स्कूल जाता था, क्योंकि हमारा जो स्कूल था ना वो चंबल नदी के उस तरफ था, तो स्कूल बस आती थी, तो ब्रिज के ऊपर से जाती थी वो, तो स्कूल बस में बैठ के जाते थे हम नदी पार करके। बात तो सही है, मैं नदी पार करके ही जाता था स्कूल। मतलब इसमें क्या सोचने की बात। अब इतने ही बुरे दिन नहीं थे कि है ना, स्कूल की फीस भरने के पैसे नहीं होता, नदी में नदी पार करके तैर के जाऊँ स्कूल, वो फिल्मों में होता है। चलो भाई, वो इमोशंस में होता है, इमोशंस। मैं तो नदी पार करके भूखे पेट सोता था, फिर भी पढ़ाई करता रहता था। उसके बाद मुझे हजारों करोड़ का ऑफर मिला, तब भी मैंने वो भी नहीं लिया, ताकि मैं अपने बच्चों को फ्री एजुकेशन दे सकूं। बस मैं इसीलिए पैदा हुआ हूँ। तुम सबके माथे पे यहाँ क्या लिखा हुआ है, मान लो उसकी बात। मतलब समझ क्या रहे हो यार तुम हमें। कुछ भी बोलते हैं लोग, अच्छा मानने वालों की भी कमी नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो लंग्स से ना कुछ वोलेटाइल मटेरियल भी एलिमिनेट होता है, क्या आप मुझे बता सकते हैं क्या? जो हम एक्सहेल करते हैं ना एयर, इससे भी थोड़ा बहुत कुछ वोलेटाइल मटेरियल जो है वो एलिमिनेट होता है। बताओ कोई ऐसा वेस्ट प्रोडक्ट जो लंग्स के थ्रू एलिमिनेट हो रहा है, CO2 और वाटर के अलावा। अल्कोहल, शराबी के मुंह से बदबू आती है, क्योंकि अल्कोहल उसकी ब्रेथ से एक्सहेल हो रहा होता है। आपने देखा है, एक लिमिट से ज्यादा अगर आपने अल्कोहल पिया, तो आपके ब्लड में अगर एक लिमिट से ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है ना अल्कोहल का, तो वो ब्रेथ के साथ एक्सहेल होगा। कभी नहीं देखा आपने? ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े रहते हैं एक इंस्ट्रूमेंट हाथ में लेके, खासतौर पर रात में, और पकड़ते हैं लोगों को। इसमें फूको आप, ब्रेथलाइजर टेस्ट होता है ना, अगर आपके ब्लड में अल्कोहल एक कॉन्सेंट्रेशन से ज्यादा है, वो कॉन्सेंट्रेशन जिसके बाद आपको ड्राइव करना अलाउड नहीं है, तो अल्कोहल आएगा ब्रेथ में, है ना। तो ब्रेथ से अल्कोहल एलिमिनेट होता है। अच्छा, फिर बात करते हैं स्किन की। तो स्किन में दो तरह के ग्लैंड्स होते हैं, आपको पता है, स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं। जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं वो पसीना यानी कि स्वेट एक्सक्रीट करते हैं। स्वेट के अंदर मेनली तो वाटर होता है, पर वाटर के अलावा और चीजें भी हैं। और चीजें क्या है? NaCl है, लैक्टिक एसिड है, यूरिया है, अमीनो एसिड है, ग्लूकोज है। तो ये सारी चीजें भी थोड़ा थोड़ा स्वेट के साथ एक्सक्रीट होती हैं। सेबेशियस ग्लैंड में से सीबम या ऑयली सिक्रीशन निकलता है, इसमें वैक्स, स्टेरॉइल, अदर हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो ये भी एक वेस्ट प्रोडक्ट निकालने का तरीका है। कई एक्वेटिक एनिमल्स में तो स्किन के थ्रू ही अमोनिया डिफ्यूज होती है बाहर, तो स्किन भी एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। ठीक है, फिर हाँ भाई, CBSE में ही पढ़े थे इतनी चीज हम भी, यहाँ ध्यान दो पढ़ाई पे जो पढ़ा रहा हूँ। चलो लिवर। अब लिवर के बारे में अगर हम बात करें, तो लिवर जो है मेन साइट है फॉर एलिमिनेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल। जो बाइल पिगमेंट्स वगैरह बाइल में जो रिलीज होते हैं, उनके अंदर कई वेस्ट प्रोडक्ट्स होती हैं। तो ये वेस्ट प्रोडक्ट्स ना बाइल के साथ साथ एलिमेंट्री कैनाल में रिलीज हो जाती हैं। लिखना नहीं, एक बार बस समझ लो इसको कि जैसे कि ना, आपको पता है फीसिस का कलर येलो क्यों होता है? वही बाइल पिगमेंट्स की वजह से है ना। तो बाइल के साथ बहुत सारी वेस्ट प्रोडक्ट भी एलिमेंट्री कैनाल में रिलीज हो जाती है, तो फीसिस के साथ फिर वो बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो लिवर जो है ये भी एक वेस्ट प्रोडक्ट है। तो माइनर वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं ये सब, लंग्स, लिवर, स्किन। और इनके बाद कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं जो हमें पढ़ने हैं, पर उनको पढ़ाने से पहले मैं चाह रहा हूँ NCERT अपन पूरी कर लेते हैं, फिर पढ़ते हैं उनको, है ना। तो NCERT में हम कहाँ थे? हम किडनी फंक्शन पे थे, रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन, ये पढ़ देते हैं पहले हम। तो भाई किडनी के जो फंक्शंस हैं इन पे हम देखते हैं एक बार। फंक्शनिंग ऑफ किडनी इज एफिशिएंटली मॉनिटर्ड एंड रेगुलेटेड बाय
फीडबैक मैकेनिज्म्स, जिनमें हाइपोथैलेमस भी इन्वॉल्व होता है, जेजी अपैरेटस भी इन्वॉल्व होता है और कुछ एक्सटेंट तक हार्ट भी इन्वॉल्व होता है। कैसे समझ में आया आपको? वो जो एएनएफ है वो तो हार्ट से ही रिलीज हो रहा है ना। अब देखिए होता क्या है, अगर हमारे ब्लड का वॉल्यूम चेंज होगा तो ऑस्मो रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाएंगे। भाई ब्लड का वॉल्यूम, अगर ब्लड में वाटर ज्यादा है और ब्लड का वॉल्यूम चेंज हो रहा है या ब्लड में वाटर कम है जिसकी वजह से खून गाढ़ा हो रहा है, अरे भाई कोई लैग नहीं है। चलो ध्यान से सुनो, आप लोग एक बार अपना रिफ्रेश कर लें अगर आपको लग रहा है तो लैग, मेरी तरफ से तो मुझे नहीं लगता कोई लैग है। चलिए, तो ऑस्मो रिसेप्टर्स, एक आपका ब्लड का वॉल्यूम चेंज हो रहा है, ठीक है। ऑस्मो रिसेप्टर्स किस पे, बल्कि ऑस्मोलैरिटी किस चीज पे डिपेंड करती है? बॉडी फ्लूइड का वॉल्यूम और आयनिक कॉन्सेंट्रेशन। आपको तो पता है कि आपके ब्लड की ऑस्मोलैरिटी आपके बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम और उसमें कॉन्सेंट्रेशन क्या है आयंस का, इस पे डिपेंड करती है। अब मान लीजिए किसी रीजन की वजह से आपका ना बहुत सारा बॉडी फ्लूइड का लॉस हो गया, मतलब ब्लड का वॉल्यूम डिक्रीज हो गया। एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूइड मतलब होता है डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम। अब ब्लड का वॉल्यूम डिक्रीज हो गया, ब्लड में पानी भी कम है, तो क्या होगा? क्या कोई प्रॉब्लम हो रही है? क्या फ्रीज हो गया? कुछ फ्रीज नहीं हुआ भाई, है ना। तो क्या होगा कि ये रिसेप्टर्स जो है ना एक्टिवेट हो जाएंगे और ये हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट कर देंगे। इसकी वजह से हाइपोथैलेमस से क्या रिलीज होगा बताइए? एडीएच। एडीएच क्या? एडीएच मतलब हाइपोथैलेमस से तो एडीएच बनाता है, पर स्टोर कौन करता है? पिट्यूटरी। तो पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट होगा तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से बोलेगा मैंने तुम्हें जो एडीएच बना के स्टोर करने के लिए दिया था वो एडीएच जो है रिलीज करो। तो पिट्यूटरी जब एडीएच रिलीज करेगा तो इसकी वजह से बताइए क्या होगा? वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होगा टिब्यूल से, टिब्यूल मतलब नेफ्रॉन से, जिसकी वजह से डायूरेसिस नहीं होगी। तो वाटर जब ब्लड में रीअब्जॉर्ब होगा ज्यादा तो इसकी वजह से बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ेगा और इसकी वजह से ऑस्मो रिसेप्टर्स ऑफ हो जाएंगे, प्यास लगना बंद हो जाएगा और एडीएच का रिलीज भी सप्रेस हो जाएगा। ये तो बताया था मैंने आपको, प्यास लगती है तो हम पानी पीते हैं, वही वाली चीज लिखी हुई है। इसके अलावा एडीएच एक और तरीके से भी आपका बीपी बढ़ाता है। कैसे? बाय वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन। याद आया? तो इसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है। अगर ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा तो जीएफआर वगैरह भी इंक्रीज हो जाएगा। इसी तरह से जीएफआर को मेंटेन रखने का एक दूसरा मैकेनिज्म और है जिसे कहा जाता है रास। ये तो एडीएच वाला था। रास वाले में ना जेजी अपैरेटस का बड़ा कॉम्प्लेक्स रोल होता है। अब मान लीजिए किसी रीजन की वजह से हमारा ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर या जीएफआर गिर गया तो बीपी गिर गया। बीपी गिर गया तो जेजी सेल एक्टिवेट हुए तो क्या रिलीज हुआ? रेनिन। रेनिन ने क्या किया बताइए? एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में बदला, जो बाद में एंजियोटेंसिन 2 में बदल गया। ये लिखा हुआ नहीं है पर एस बदलता है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में। अब एंजियोटेंसिन 2 क्या कर रहा है देखिए, एक तो वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन कर रहा है और दूसरा ये क्या कर रहा है कि ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर रहा है। इसके अलावा ये एड्रिनल कॉर्टेक्स को भी एक्टिवेट करता है जिसकी वजह से एल्डोस्टेरॉन रिलीज होता है, जिसकी वजह से सोडियम और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है ब्लड में, यही तो पढ़ा रहा था मैं। इसकी वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है और जीएफआर भी इंक्रीज हो जाता है। इस कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म को रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन मैकेनिज्म या रास कहते हैं। अब इन्होंने सिर्फ रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म लिखा है, एक वर्ड नहीं छापा, उसकी इंक खाली इन्होंने। इससे कितनी इंक बच जाएगी? पूरा लिखना चाहिए था, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन मैकेनिज्म। एल्डोस्टेरॉन का रोल तोड़ा ही दिया इन्होंने। फिर रास पे ब्रेक लगना भी जरूरी है। ब्रेक कैसे लगेगा रास पे? तो ये लिखते हैं कि अगर ब्लड फ्लो इंक्रीज हो गया है एट्रिया एट्रिया में तो इसकी वजह से एएनएफ रिलीज होगा, एट्रिया से प्रेशर ज्यादा लग रहा है तो। एएनएफ एक तो वेसोडाइलेशन कॉज करता है जिसकी वजह से बीपी गिरता है, दूसरा एएनएफ किस पे अटैक करता है? रेनिन के रिलीज पे। इन्होंने लिखा ही नहीं है, इन्होंने बस वेसोडाइलेशन लिख दिया, बड़े बेवकूफ है। एएनएफ जो है वो रेनिन के रिलीज को सप्रेस करता है जिसकी वजह से रास रुक जाता है, और रास रुक जाता है तो फिर ऑब्वियसली बीपी जो है वापस फॉल होने लगता है। बहुत ही अजीब तरीके से इन्होंने समझाया यहाँ पे, पूरा ढंग से भी नहीं बताया। और ये रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन जो है पूरा हो गया। अब हम बात करते हैं मिक्चुरेशन की। देखो अगली क्लास में किडनी खत्म हो जाएगा, एक्सक्रीटरी सिस्टम, और तो आपके डाउट्स भी मैं ले लूंगा अगले क्लास में। और फिर भी अगर टाइम बचाना तो हम एक मिनी मैच भी लेंगे, फिर मेन मैच जो है वो हम अगली क्लास के बाद लेंगे स्पेशल में। तो आप लोग पढ़ना तो शुरू कर ही दो, है ना। पूरा पढ़ के तो आपको आना ही है, कुछ छोड़ना नहीं है। चलिए, तो मिक्चुरेशन के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, फिर पढ़ा देता हूँ। यूरिन फाउंड बाय द नेफ्रॉन्स, सिर्फ इस चैप्टर का ही, इज अल्टीमेटली कैरीड टू यूरिनरी ब्लैडर, जहां पे ये स्टोर करी जाती है जब तक कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से वॉलंटरी सिग्नल ना आ जाए। ये सिग्नल कैसे आते हैं? These signals are initiated by stretching of urinary bladder as it gets filled with urine. ठीक है, तो जब स्ट्रेच होते हैं यूरिनरी ब्लैडर, जैसे वो यूरिन से भर जाते हैं तो इसकी वजह से स्ट्रेच रिसेप्टर जो वॉल्स पे होते हैं ब्लैडर की, वो नर्व्स के थ्रू सीएनएस को सिग्नल भेजते हैं। अब सीएनएस में मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स पैदा होती है और वापस मोटर मैसेजेस आते हैं। कहाँ के लिए आते हैं? स्फिंक्टर्स के लिए और डिट्रेसर मसल के लिए, जिसकी वजह से डिट्रेसर मसल में तो कॉन्ट्रैक्शन होता है। स्मूथ मसल का नाम क्या होता है? डिट्रेसर। उसी वक्त जो यूरेथ्रा होता है वो रिलैक्स हो रहा होता है ताकि यूरिन बाहर आ सके।
इस प्रोसेस को हम कहते हैं मिक्चुरेशन, और इस मैकेनिज्म को नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है, इसलिए इसको कहते हैं मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स। एक जो एडल्ट ह्यूमन होता है वो रोज 1 से 1.5 लीटर यूरिन एक्सक्रीट करता है। ये लाइट येलो कलर की होती है, स्लाइटली एसिडिक होती है, और इसमें यूरिनोड्स की वजह से कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर होती है। 25 से 30 ग्राम यूरिया, ये लिख लेना, ये अपने मॉड्यूल में नहीं लिखा हुआ है, यूरिन के थ्रू बाहर हर दिन निकलती है, ठीक है। और यूरिन कैसी पास होगी, इसको बहुत सारी कंडीशंस जो है वो अफेक्ट करती हैं। और यूरिन का एनालिसिस करके, यूरिन की जांच करके हमें कई बीमारियों के बारे में या किडनी के माल फंक्शन के बारे में भी पता लग जाता है। जैसे यूरिन में अगर ग्लूकोज निकल रहा है या कीटोन बॉडीज निकल रही हैं, तो इसका मतलब होता है कि डायबिटीज है, क्योंकि फैट का ऑक्सीडेशन कर रहे हैं ना सेल्स, इनको ग्लूकोज नहीं मिल रहा तो कीटोन बॉडीज बन रही हैं, ठीक है। तो ये तो बात हो गई यहाँ पे किस तरीके से यूरिन जो है वो बनती है। अब अदर ऑर्गन्स का क्या रोल है स्किन में, ये भी देख लेते हैं। ये वही है जो हमने अभी भी पढ़ा, किडनी, लिवर, लंग्स, स्किन, है ना, ये हेल्प करती है। लंग्स क्या करते हैं, 200 ml पर मिनट कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, वाटर भी रिमूव करते हैं। लिवर जो होता है, इसमें बाइल सिक्रेटिंग सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन, कोलेस्ट्रॉल, स्टेरॉइड हार्मोन, विटामिन, ड्रग, तो ये सब्सटेंसेस भी फीसेस के साथ बाहर निकल जाते हैं। स्वेट और सीबेशियस ग्लैंड्स जो होते हैं वो सर्टेन सब्सटेंसेस अपने सिक्रेशन से बाहर निकालते हैं। स्वेट जो है वो वाटरी फ्लूइड होता है, जिसके अंदर NaCl, यूरिया, लैक्टिक एसिड वगैरह है। हालांकि मेन फंक्शन स्वेट का एक्सक्रीशन नहीं है, याद रखना, वो है टेम्परेचर रेगुलेशन। सो ये क्वेश्चन आता है, थर्मो रेगुलेशन इज द मेन फंक्शन ऑफ स्वेट ग्लैंड्स, एक्सक्रीशन नहीं, स्किन को ठंडा रखना। लेकिन ये वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करने में भी हेल्प करता है, पर मेन फंक्शन। इसी तरह से सिबेशियस ग्लैंड जो होते हैं, उनका जो स्टेरॉइड जो सिक्रेशन होता है सीबम, उसमें फैट सॉल्युबल चीजें होती हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स। सीबम हमारी स्किन के ऊपर ऑयली कवरिंग भी बनाता है, वाटर प्रूफ रखने के लिए। फिर ये लिख रहे हैं कि कुछ नाइट्रोजनस वेस्ट जो है ना वो सलाइवा से भी एलिमिनेट होती है। क्या आप जानते हैं कौन सी? आई एम श्योर आपको पता है कौन सी, यूरिया, है ना। तो ये इन्होंने यहाँ पर एक्सक्रीटरी सिस्टम को खत्म किया। इसके बाद ये डिसऑर्डर्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम है, इसको हम पढ़ लेंगे थोड़ी देर बाद। पहले हम कुछ चीजें मॉड्यूल से पढ़ते हैं, तभी समझ में आएगी आपको डिसऑर्डर्स, क्योंकि डिसऑर्डर्स को हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, फिर हम एनसीईआरटी पे आएंगे, ठीक है। तो मॉड्यूल वापस से हम देख रहे हैं, फिर लास्ट में डाउट्स ले लेंगे। थोड़ा सा डिसऑर्डर्स देख लेते हैं, डाउट्स ले लें, सम टर्म्स, स्पेशल पॉइंट्स, ये सब पढ़ाने हैं अभी। तो ये सारे पॉइंट्स अभी हमें पढ़ने हैं। तो चलो 10-15 मिनट डाउट्स ले लेते हैं, क्योंकि टाइम लगभग हो ही गया है ना। तो एक काम करते हैं, यहीं से हम अगले क्लास में पढ़ेंगे सम टर्म्स यहाँ से, ठीक है। और जब ये पूरा पढ़ लेंगे तो एक और चीज पढ़ाऊंगा इसमें जो नहीं दी है, और वो है हीमोडायलिसिस। वो यहाँ नहीं दी है, पर वो भी हमें पढ़नी है, ठीक है। तो अभी के लिए मैंने डाउट्स और रेज हैंड दोनों खोल दिए हैं, तो आपको जो भी डाउट्स या रेज हैंड है वो आप पूछ सकते हैं, और अगली क्लास में हम इसको पूरा खत्म करेंगे बच्चों का।